वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 2020 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही थी क्लास 6 की साइंस और 14 लेसन तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जो है आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज बारी है लेसन नंबर 15 की। टाइटल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे चारों ओर वायु। तो आज गाइज हम वायु के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है ये सीटेट के बच्चों के लिए है, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये क्लास 6 के बच्चों के लिए भी है जो साइंस पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि ये कह रहा है कि चैप्टर 9 में आपने देखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी ये नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चित ही वायु की उपस्थिति जो होती है वो कई तरह से जो है अनुभव की जाती है। कैसे की जाती है तो ये आपको आगे बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ की पत्तियां हैं वो खड़खड़ा रही हैं, ठीक है, कपड़े सूख रहे हैं जो तार पर लटके हुए हैं ना, वो धीरे धीरे सूखते हैं। तो अगर मान लीजिए हवा चलती है तो इधर उधर होते हैं कपड़े। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के जो पृष्ठ होते हैं वो आवाज़ करने लगते हैं। आप ज़रूर अभी वीडियो के जब ख़त्म हो जाएगी तो करके ज़रूर देखिएगा। तो वायु के बहन के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना भी क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, जो अगर हम जो पतंग उड़ाते हैं, अगर वायु नहीं होगी तो हम पतंग को कैसे उड़ाएंगे? क्या आपको लेसन नंबर 5 का जो है क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे का निष्पावन द्वारा अलग किया था? तो गाइस, वो जो लेसन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले आप उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो निष्पावन की प्रक्रिया में क्या होता है गाइस? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में जो होती है ना गाइस, वो अधिक प्रभावित होती है। निष्पावन की प्रक्रिया क्या है आप उसको ज़रूर देखिए, और यहाँ पर उसका जो है निष्कर्ष बताया गया है कि जो निष्पावन की प्रक्रिया होती है ना गाइज, वो बहती वायु में बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावी होती है। तो गाइज आप जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है, कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है। ये आप सबको भी पता है, ये तो बिल्कुल ही कॉमन सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्रियाकलाप 1 अब यहाँ पर शुरू हो गया है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम एक फिरकी बनाते हैं। तो फिरकी को जैसे हम जलेंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसे हम चल रहे हैं फिरकी को लेके ऐसे जैसे घूमती है, आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे ये फिरकी है, इसको हम जैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेके चलेंगे तो क्या होगा? लेके चलेंगे तो हम चलते जा रहे चलते जा रहे चलते चलते जाएंगे, वायु चलेगी तो फिरकी भी अपने आप ही क्या होगी, चलने लग जाएगी। ओके, तो इस क्रियाकलाप में यही बताया गया है, लेकिन हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्लास 6 के बच्चों के लिए थोड़ा जो होता है ना हेल्पफुल हो जाएगा। कि फिरकी की डंडी को पकड़ना है और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में हमने क्या करना है, रखना है। ओके, इसे थोड़ा सा आगे पीछे करना है। देखिए फिर क्या होता है, तो आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डंडी होगी, ये फिरकी होगी। तो देखिए क्या होता है कि क्या फिरकी जो होती है घूमती है। फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? बिल्कुल इसे वायु ही घुमा रही है गाइस। क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? ये उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। ये आप जो ज्यादातर देखेंगे ना गाइस, ये किसी खेत में ही देखेंगे, वहां पर ये ज्यादा आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है गाइस, ये क्या है? वात सूचक। ये क्या बताता है? ये दिशा बताता है। जहां पर अगर वायु ज्यादा चल रही होती है तो उसी दिशा में ये क्या होता है, ये ज्यादा घूमता है। तो ये भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। अब इस बात को हम देखते हैं। अपनी मुट्ठी बंद करनी है, इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। इसे पता लगाने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। ओके, कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लेनी है। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लेनी है। वास्तव में क्या है, ये बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। हमने खाली बोतल ले ली है, अब इसके अंदर कुछ है या बिल्कुल ही खाली है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसमें क्या गया है कि अब इसको उल्टा कर देना है। खाली बोतल हमने ऐसे ली है, अब मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूंगी, तो क्या अब इसके अंदर कुछ है? तो देखते हैं अब इसके अंदर कुछ है या क्या है। अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई हमने बाल्टी में जो है डुबोना है।
ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो है डुबोया गया है, यहाँ पर पानी के अंदर यहाँ पर जो है बोतल को डुबोया गया है। बोतल को हमने ध्यान से देखना है, आप ध्यान से देखेंगे। आप जो है क्रियाकलाप करिए, जो क्लास 6 के बच्चे हैं खासकर उनके लिए है, और मेन पॉइंट जो है सीटेट के लिए मैं अभी आपको बता दूंगी क्या आपने राइट डाउन करना है। तो हमने उसमें डुबोना है। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा हमने क्या करना है, तिरछा कर देना है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पर जो है बोतल को थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दिया है। क्या पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बुलबुले हो रहे हैं। या बुदबुदाहट सुनाई देती है? बिल्कुल होती है। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे इन्होंने क्वेश्चन जो है एक साथ पुटअप कर दिया। अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। हाँ, आप सही हैं, ये वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी, जिस कारण ये जो है बुदबुदाहट हो रही थी, बुलबुले दिखाई दे रहे थे। ये किस कारण हो रहे थे? वायु के कारण हो रहे थे। ओके गाइस, वास्तव में इससे बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार से खाली नहीं थी। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो वो किसी प्रकार से भी खाली नहीं था। वास्तव में इससे उलटने पर यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। जैसे हमने ऐसे सीधी बोतल ली थी और उसको हमने ऐसे उल्टा कर दिया, तो वो पूरी की पूरी क्या थी? वो वायु से भरी हुई थी। मतलब पहले से ही वो भरी हुई थी गाइस। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होता है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है। जो अब आपकी राइट डाउन जो आपने करना है वो पॉइंट आ चुका है गाइस, कि क्या है कि जब बोतल को हम उल्टी स्थिति में करते हैं तो पानी जो होता है गाइस वो बोतल में प्रवेश नहीं करता है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन अब यहाँ पर पुटअप हो रहा है, क्योंकि वायु के निकलने के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ध्यान से समझिए कि जब बोतल को हमने उल्टी स्थिति में रखा तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है। आप खुद करके देखिएगा। तो ऐसा क्यों था कि वायु के निकलने के लिए वहां पर आपको एक प्रॉपर जगह नहीं थी। ओके, जब बोतल को हमने क्या करा, हमने तिरछा कर दिया, थोड़ा सा हमने उसको टेढ़ा कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर अभी टेढ़ा हो गया। इसको हमने क्या किया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दिया। तो तिरछे करने से क्या हुआ, तिरछा करा तो वायु बुलबुलों के रूप में है जो बाहर आती है। हमने ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया था, बुदबुदाहट भी होगी, आवाज होती है, तो बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है। और वायु के निकलने के लिए खाली हुए भाग में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, तो अब ये क्रियाकलाप आपको क्या दर्शा रहा है कि जो वायु है ना गाइस, वो स्थान घेरती है। ये आपको राइट डाउन करना है। ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है, ये हमारे चारों ओर भी उपस्थित होती है। वायु का कोई भी रंग नहीं होता है गाइस, हम इसके आर पार हम इसको देख सकते हैं, ये पारदर्शी होती है। ये वायु की कुछ ऐसे आपको विशेषताएं बताई हैं और ये सब आपको राइट डाउन करनी है, चाहे 6 क्लास के हो चाहे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके जो आसपास हम कहेंगे ये जो पतली परत है हम कहेंगे, तो ये सब क्या है, ये वायु है। ये पतली परत से घिरी हुई है और इस परत का जो विस्तार है पृथ्वी के सतह से जो है वो कई किलोमीटर ऊपर तक है। जैसे ऊपर ऊपर जाएगा तो अब हम इसको क्या कहते हैं गाइस, इसको हम कहते हैं वायुमंडल। बहुत बार आपने ये नाम सुना होगा और आज जो है आपको आज पता लग गया होगा कि वायु क्या है, कैसे है, पारदर्शी होता है, स्थान घेरता है, तो सब आज आपको पता लग गया होगा। ये जो सतह है वो कई किलोमीटर तक ऊपर तक जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ओके, चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? ये आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइस। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे जाएंगे, अभी इन्होंने बोला है कि जो वायु है अगर हम उसको ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे, पृथ्वी की सतह से हम बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वायु बिल्कुल विरल हो जाएगी, वो हमारे काम की ही नहीं रहेगी। अगर वायु नहीं है तो वहां पर ऑक्सीजन कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो ये पर्वतारोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वायु किससे बनी है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। देखिए क्या सोच थी, आज हमारी 21वीं सदी चल रही है, तो 18वीं शताब्दी तक लोगों की क्या सोच थी कि जो
वायु है वो सिर्फ एक पदार्थ है। ओके, प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, एक एक करके हम इस मिश्रण को, उसके अवयव के बारे में हम पता लगाएंगे। वो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो आज हम इसमें जो है डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। चलिए जल वाष्प के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है, पहले हमने पढ़ा है ये, तो प्लीज आप पहले की वीडियो जरूर देखिए। हमने ये भी देखा कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपको ठंडा पृष्ठ दे दिया है और उस पर मैंने वायु कर दी है, वायु छिड़क दी है, एक तरह से कह सकते हैं कि वायु के संपर्क में आ गया है ठंडा पृष्ठ, तो क्या होगा, जो जल वाष्प होगा वो संघनित हो जाएगा, मतलब इसकी बूंदें गिरने लग जाएंगी। ओके, और जो जल की बूंदें होंगी ना वो ठंडे पृष्ठ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, संघनित होगा तो बूंदें होंगी, बूंदें जो होंगी वो जो पृष्ठ था ठंडा था उस पर आपको क्या होगा, दिखाई देगा। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ये आप जरूर राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या है जो वायु में जलवाष्प का अनुपस्थित है, किस कारण मतलब हम कह सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं। तो जल चक्र एक ऐसा साधन है, साधन ही कहूंगी, उसके द्वारा ही कि क्या हो सकता है, वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जल चक्र अगर हमें प्रक्रिया करवानी है तो उसमें जरूरी क्या है कि वायु में जलवाष्प होना अनिवार्य है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बारे में आप पढ़ते हैं, हमने जलवाष्प के बारे में पढ़ लिया है। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की दो जो हमने मोमबत्ती अपनी मेज पर रखनी है और उनको जलाना है। इनमें से एक मोमबत्ती पर हमने कांच का एक गिलास जो है उल्टा करके रख देना है। देखिए ये हमने एक रख दिया है और दोनों मोमबत्तियों को हमने ध्यान से देखना है कि दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं। आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद जो है बुझ जाती है, जबकि जो दूसरी मोमबत्ती होती है वो जलती रहती है। इसका कारण क्या है, ये ज़रूर होता है हमारे साथ, हमारी डेली लाइफ में भी होता है। तो हमने ये विचार करना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वो सीमित है। ठीक है, ऐसा क्यों है, हम अभी अभी आप करके देखिएगा कि दो मोमबत्ती जला ली, उसके ऊपर गिलास रख तो गिलास वाली जो है वो बुझ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे क्यों बुझ जा, अब वो उसके कारण आपको बता रहा है कि क्योंकि वह वायु का वह घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक था, वो सीमित था, वो सीमित मात्रा में था, इसलिए वो क्या हुआ, वो बुझ गया और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद वो क्या हुआ, समाप्ति हो गया। जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार जो क्या था, वायु मिलती रही, प्रकाश जलता होता रहा ना तो उसको वायु मिलती रही, जिससे वो ऐसे 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 हिलती रही। अब हमने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, उसको वायु नहीं मिली तो वो कैसे जलेगा, तो वो सीमित मात्रा में था। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन कहलाता है। बिल्कुल, अब आपको ये राइट डाउन कर लेना है कि वायु का वह घटक जो आपको जलने में सहायक है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन के बारे में हम पढ़ते हैं। मोमबत्ती को बुझने के बाद भी हमने क्या देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में क्या था, शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के में जलने में उपयोग नहीं था उसको हमने क्या कहा, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो ये भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जिसको हम कहते हैं CO2। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है, शायद आपने घुटन महसूस करी होगी, बिल्कुल होती है। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अधिक मात्रा के कारण होता है कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण क्या हो जाती है, बन जाती है, कारण बन जाती है। अगर बंद कमरे में हमने कोई चीज़ जला दी है, हमने कई बार ये केस भी सुना होगा कि जैसे फैमिली है वो अंदर सो गई है और अंगीठी जल रही है तो सुबह उठे तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये किस कारण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है गाइस वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण क्या होता है, उनकी मौत हो जाती है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को जो है नहीं जलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होता है। तो प्लीज़ आप इसको भी जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, धूल तथा कुआं, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ईंधन और अब हमने कुछ पदार्थ जलाए तो क्या होगा, धुआं उत्पन्न होगा, जरूर होगा। धुएं में कुछ गैसें व सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, हमें बदबू भी बहुत आती है। ठीक है, किस कारण है, क्योंकि उसमें कुछ इतनी गैसें भरी हुई हैं और ऐसे सूक्ष्म धूल कण होते हैं जिसके कारण हमें क्या होता है, वो हमारे लिए हानिकारक होता है, हमें खांसी भी आने लग जाती है कभी कभी। इस कारण आप कारखानों में
में लंबी जो है चिमनियाँ देखते हैं, ज़रूर देखी होगी आपने। ये चिमनियाँ क्या होती हैं, हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के क्या होते हैं, ये बिल्कुल नज़दीक होता है। और वायु के जो धूल के कण जो है सदैव उपस्थित रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि वायु बिल्कुल स्वच्छ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रियाकलाप 4 देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजना है, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने और पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा का पूरा हमने अंधेरा कर देना है। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोले, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिरी ऐसे आए, ऐसे देख रहे हैं आप, कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को हमने क्या करना है, सावधानी पूर्वक देखना है। जैसे ये देखिए आपको दिखा रहा है अपनी स्क्रीन पर, आपको अब दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश था और ये स्क्रीन पर ये ऐसे आया, जैसे आप देख पा रहे हो, तो ये रहा, ये सूर्य का कर्ण आ गया, ठीक है। तो क्या आप देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे होते हैं। ये कण क्या है, अब इन आपने भी ज़रूर देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। तो ये कण क्या है, तो कण के बारे में आप पढ़ेंगे कि अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा। आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सर्दी आने वाली ज़रूर देखिएगा। वैसे जनरली ये सबको पता ही होता है। जिसमें धूल कण क्या होता है, नृत्य करते हैं, धूल कण ज़रूर होते हैं। ये दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। ये अभी आपको मैंने ऊपर बताया और ऐसा होता भी है। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ क्या होते हैं गाइस, वो बदलते रहते हैं। ओके, जब हम नाक से सांस लेते हैं तब हम वायु अंदर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, जब हम नाक से सांस लेते हैं हम वायु को अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट डाउन कर लीजिएगा। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपके मुंह से सांस लेने के लिए कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा कि हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में क्या होगा, प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि नाक से ज़्यादा ही सांस लीजिए। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे कहते थे कि नाक से ज़्यादा सांस लेनी चाहिए बजाय मुंह के। तो आज आपको है जो वजह पता लग गई होगी। इसमें हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैस से जलवाष्प, धूल के कण जो होते हैं विद्यमान होते हैं। ओके, वायु में आपको मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम कहते हैं, इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है गाइस वो अधिक होती है। आप अपनी जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और जो दूसरी गैसें हैं उसमें ज़्यादा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है गाइस वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का जो है 99% भाग बनती है। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिएगा। शेष जो 1% बच जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है गाइज आपसे पूछा जा सकता है, चाहे क्लास 6 के ही बच्चे क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, ध्यान से सुनिएगा। किसी धातु या कांच के बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी लेना है, इसे हमने धीरे धीरे गर्म करना है। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को हमने देखना है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। और क्या आप इसमें छोटे छोटे जो है बुलबुले इससे चिपके हुए दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण ही बनते हैं, ऐसे बुलबुले नहीं बनते हैं। क्यों, किस कारण बनते हैं गाइस? कि पानी में घुली हुई वायु के कारण जो होते हैं वो बुलबुले बनते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में क्या होती है, बाहर आ जाती है। जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो क्या होता है कि पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पहले गाइस हमने इसको क्या किया, गर्म किया तो ये बुलबुलों के रूप में आया। अब उस गरम पानी को और ज़्यादा गर्म किया तो क्या होगा कि जो पानी है ना वो वाष्प में बदल जाता है और क्या होता है, लास्ट में वो उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा था कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बिल्कुल पढ़ा था, बिल्कुल आप वो जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए क्या, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो अब हम ये जानेंगे। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का हमने एक ढेला लेना है। जैसे मान लीजिए जितना बड़ा ढेला ले लिया, इसमें पानी डालना है, अवलोकन करना है क्या होता है।
क्या मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में क्या होती है, वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डल जाता है, मान लीजिए मिट्टी का ढेला, इस पर मैंने ऐसे पानी डाल दिया, तो उसमें विद्यमान वायु क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, बदल जाती है, पलट जाती कह सकते हैं, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती। पलटी तो क्या हुआ, जो वायु होगी वो बुलबुलों के रूप में आपको दिखाई देगी। मिट्टी के ढेले पर मैंने पानी को छिड़का या डाला, उसके बाद क्या हुआ कि जो वायु है वो विस्थापित होगी और वो बुलबुलों के रूप में दिखाई देने लगी। ठीक है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जो जड़ें होती हैं गाइस, वो श्वसन के लिए इसी वायु का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं कि वायु थी वो बुलबुलों के रूप में होगी, और जो हमारा टॉपिक है ना कि कैसे सांस लेते हैं, तो इसी वायु का वो उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा आती है तो इन छिद्रों और मांदों में क्या होता है, वायु की जगह पानी भर जाता है। वायु जैसे बुलबुले हो रहे थे, बारिश हो गई तो बारिश से क्या हुआ, उस जगह क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर गया। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए ज़मीन पर क्या होता है, आना पड़ता है। जरूरत से ज़्यादा पानी हो गया तो जीव जैसे होते हैं हड़बड़ा, हम भी तो हड़बड़ा जाएंगे, तो वो ऊपर आ जाएंगे और इस तरह वो क्या करते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही ज़मीन से बाहर आते हैं? सोचिए सोचिए, क्या आपने कभी सोचा कि सारे जीवों के द्वारा हम ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद भी वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है, कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रस्थापित कौन करता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है जानती हूँ, लेकिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तभी इसको पार्ट्स में डिवाइड करने का मन नहीं करा, तो बस थोड़ा सा ही रह गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रस्थापित होती है। लेसन 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल देखिए पहले वो वीडियो। इस प्रक्रिया में पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं गाइस, वो जो अपना भोजन है वो जो होता है वो स्वयं बनाते हैं। ओके, इसके साथ ही वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, वो उत्पन्न हो जाती है। पौधे श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधे श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। राइट डाउन कर लीजिए, उपयोग करने के बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं और लाते हैं ऑक्सीजन को। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे जो है ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। लेते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको उपयोग भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्या करते हैं, वो उसका उत्पन्न करते हैं। ये वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। अब हम ये अनुभव करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु कितनी महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? आप अपनी स्क्रीन पर जो है पवन चक्की को देख पा रहे होंगे गाइस। वायु पवन चक्की को घुमाती है, ठीक है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से हम पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने में करते हैं। इसका उपयोग हो गया। अब आपको पवन चक्की के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है कि पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। थर्ड उपयोग हो गया इसका, वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में क्या करता है, सहायता करता है। पक्षी, चमगादड़, कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण भी उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों की बीजों तथा फूलों के पराग कणों को भी इधर उधर फैलाने में मदद करते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है गाइस, बिल्कुल बेसिक है। वायु के उपयोग बताए जा रहे हैं कि वायु को हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। जल चक्र में वायु का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब आपको जो है एक ऐसे कह सकते हो कि क्रम में लिखना है कि क्या क्या इसके यूजेस हैं। ओके, चलिए हमारा जो ये चैप्टर समाप्त होने पर आ चुका है। इसके कुछ प्रमुख शब्द हैं वो भी हम देख लेते हैं। वायुमंडल हमने बहुत बार पढ़ा, सुना। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं और पवन चक्की हमने अभी लास्ट में पढ़ा। सारांश देख लेते हैं एक बार। वायु जो होती है प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु क्या होता है, वायु एक जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में क्या होती है, वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें क्या होते हैं, धूल कण भी उपस्थित
हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का जो है उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आदान प्रदान के लिए पौधे और जंतु एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का बड़ा सा वीडियो। कह सकते हैं कि ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं। हमारा जो ये है मेन मुद्दा कि अब सिर्फ और सिर्फ एक लेसन ही रह गया शायद क्लास 6 का, तो इस तरह हमारी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि क्लास 7 की जो है साइंस भी आपको करवानी है। तो इसी तरह आज की ये वीडियो समाप्त हुई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी। साथ में गाइस अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। और कल मैं छोटे बच्चों के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत बढ़िया उनके लिए टॉपिक लाऊंगी, तो कल उसकी वीडियो डलेगी, और होप सो परसों तक या मंडे तक NCERT 6 जो है क्लास 6 की चल रही है उसके नोट्स डलेंगे। और मेरा मन है कि जल्दी जल्दी साइकोलॉजी शुरू की जाए, क्योंकि कह रहे हैं कि सीटेट नज़दीक है, तो हम साइकोलॉजी भी अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।